नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। कानून कहता है कि हिंदुस्तान का हर नागरिक, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति या फिर वर्ग से हो, समान है। लेकिन सियासत क्या क्या न कराए, ये सवाल तब उठे जब पश्चिम बंगाल की सियासत में मुहर्रम को लेकर घमासान छिड़ा। दरअसल मुहर्रम से पहले कानून व्यवस्था को लेकर एक बैठक हुई, जिसमें ममता ने पुलिस प्रशासन को सख्त निर्देश दिए। उन्होंने जुलूस के दौरान हालात बिगड़ने और किसी तरह के हादसे को रोकने के लिए पुलिस को अलग अलग कॉरिडोर बनाने के निर्देश दिए हैं, जिस पर अब सियासी पारा चढ़ गया है। बीजेपी ने इसे लेकर ममता सरकार पर तुष्टीकरण के आरोप लगाए हैं। बीजेपी नेताओं का यह कहना कि राम का विरोध करने वाली ममता वोट बैंक को साधने के लिए बहुसंख्यक पर चोट कर रही है। कोई भी पर्व और त्योहार हो परंपरागत तरीके से हो, परंपरा से हटकर कुछ भी हम न होने दें। जबरदस्ती ये हमारे सीएम साहिबा ने तनाव पैदा करो और तनाव पैदा करके फायदा उठाओ, बस यही उनका मकसद है। नहीं तो अलग कॉरिडोर किसने उनको कहा? किसी भी धर्म का एक त्योहार आने वाला है, उसमें हमें देखना पड़ेगा कि पुलिस फोर्स ठीक से काम करे ताकि कोई भी वारदात ना हो। यही तो काम है, यही तो राजधर्म होता है एक मुख्यमंत्री और पुलिस मंत्री का। इसके लिए तो टीएमसी का रिवार्ड देना चाहिए। तो तुष्टीकरण का राजनीति इसका चरित्र में है, शुरू से ये चल रहा है। दुर्गा पूजा हो चाहे मुहर्रम, सभी के लिए एक आचार संहिता बने और किसी को भी उसका उल्लंघन करने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। टीएमसी का मतलब ही बन चुका है तुष्टीकरण मुझे चाहिए, और उसके अलग अलग परिचायक दिखाई देते हैं। और पश्चिम बंगाल में मुहर्रम की शुरुआत के साथ ही सियासी संग्राम काफी बढ़ गया है, और इस संग्राम की वजह है ममता सरकार का मुहर्रम पर जारी आदेश, जिसने पश्चिम बंगाल में तुष्टीकरण की राजनीति का नया चैप्टर शुरू कर दिया है। ये पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट में समझाते हैं आपको। আমি তো ইতিমধ্যেই পুলিশকে অনেকবার বলেছি যে দাসের ব্যারিকেড করে দেবেন, যাতে ব্যারিকেডের মধ্যে দিয়ে ওরা যেতে পারে, ওদের কোনো অবস্ট্রাকশন না হয়, মানুষের কোনো অবস্ট্রাকশন না হয়। मुहर्रम যেন কোনো দুর্ঘটনা না ঘটে। सुना आपने, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कह रही हैं कि मुहर्रम के जुलूस में किसी तरह की परेशानी ना हो, ऐसे बैरिकेडिंग करें कि ताजियों का जुलूस आराम से निकल जाए। मुहर्रम पर ये फरमान दीदी की कथित तुष्टीकरण की राजनीति का नया अध्याय है। মুহররমে যেন কোনো দুর্ঘটনা না ঘটে নজর রাখবেন। আমি তো ইতিমধ্যেই পুলিশকে অনেকবার বলেছি যে দাসের ব্যারিকেড করে দেবেন, যাতে ব্যারিকেডের মধ্যে দিয়ে ওরা যেতে পারে, ওদের কোনো অবস্ট্রাকশন না হয়, মানুষের কোনো অবস্ট্রাকশন না হয়। मुहर्रम के लिए ममता बनर्जी का आदेश इतना ही नहीं है। ममता ने सख्त निर्देश दिए हैं कि पश्चिम बंगाल में ताजिया जुलूस के लिए अलग कॉरिडोर होगा। जुलूस के दौरान अधिकारी खुद निगरानी का काम करेंगे। मुहर्रम के दौरान ताजिया जुलूस निकालने वालों को कोई परेशानी ना हो। हम हैं दक्षिण कोलकाता के एसपी मुखर्जी रोड में, और आप देख सकते हैं कि ये कितना चौड़ा रास्ता है, लेकिन हर साल मुहर्रम के दिन करीब यहाँ से 2 किलोमीटर रास्ता प्रिंस अनवर शहर से लेकर राजबिहारी क्रॉसिंग के पास तक ये रास्ता मुहर्रम के दिन में ज़्यादातर समय बंद रखा जाता है, क्योंकि यहाँ से मुहर्रम का ताजिया जाता है। मुहर्रम पर दीदी की विशेष मेहरबानी पर पश्चिम बंगाल का सियासी तापमान भी बढ़ गया है। पश्चिम बंगाल की ममता सरकार के इस फैसले पर विपक्ष उनकी नीति और नीयत पर सवाल खड़े कर रहा है। बीजेपी और कांग्रेस मिलकर ममता सरकार पर मुस्लिम तुष्टीकरण के तीर चला रहे हैं। माइनॉरिटी वोट्स जो है वो पूरा टीएमसी के पास गए हैं। इसके लिए तो टीएमसी का रिवार्ड देना चाहिए। वो तो तुष्टीकरण का राजनीति इसका चरित्र में है। जहाँ जरूरत हो ध्रुवीकरण करो और चुनाव जीतते रहो। जबरदस्ती ये हमारे सीएम साहिबा ने तनाव पैदा करो और तनाव पैदा करके फायदा उठाओ, बस यही उनका मकसद है। नहीं तो अलग कॉरिडोर किसने उनको कहा? ममता सरकार पर विपक्ष के तुष्टीकरण के 3 आरोपों का मजबूत आधार भी है, और इसे साल 2017 के मामले से समझ सकते हैं। दरअसल वर्ष 2017 में मुहर्रम के जुलूस के लिए ममता बनर्जी ने दुर्गा विसर्जन एक दिन आगे बढ़ा दिया था। ममता बनर्जी ने कहा था कि 1 अक्टूबर को मुहर्रम है,
इसलिए उसी दिन दुर्गा विसर्जन नहीं होगा। ममता के इस फरमान पर बड़ा बवाल हुआ था। मामला हाईकोर्ट पहुंचा, जहां से ममता को बड़ा झटका लगा और कोर्ट ने आदेश दिया कि मुहर्रम की वजह से मूर्ति विसर्जन नहीं रुकेगा। पुलिस को इसके लिए अलग अलग रास्ते तय करने होंगे और यही वजह है कि विपक्ष लगातार दीदी पर मुस्लिम तुष्टीकरण के तीर चला रहा है। दरअसल पश्चिम बंगाल में मुस्लिम आबादी निर्णायक भूमिका में है और 2024 लोकसभा चुनाव में इसकी झलक भी दिखी। मुस्लिमों ने एक मुश्त टीएमसी के पक्ष में वोट किया। लिहाजा विपक्ष पूछ रहा है कि क्या दीदी मुस्लिमों के एक मुश्त वोट का रिटर्न गिफ्ट मुहर्रम पर अदा कर रही हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आज राहुल गांधी रायबरेली के दौरे पर थे। अब की बार सांसद चुने जाने के बाद ये उनका दूसरा दौरा है। अब सवाल ये उठता है कि इस खबर को हमने पहली खबर क्यों बनाया और पहली खबर के बाद ये अपडेट क्यों दी? तो उसके पीछे राहुल गांधी में आया बदलाव है, वो बदलाव जो राहुल गांधी की सियासत की नई कहानी बयां कर रहा है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि नया तेवर, नई धार, राहुल का नया अवतार। देखिए राहुल गांधी 2.0 पर यह खास रिपोर्ट। नया अंदाज, नए तेवर, नया आत्मविश्वास, बदले बदले से नजर आ रही हैं राहुल गांधी। और बदलाव की इन बातों के पीछे है पिछले कुछ दिनों में आई राहुल गांधी की तस्वीरें, उनकी बॉडी लैंग्वेज और क्रियाकलाप, जिसका जीता जागता नमूना है रायबरेली से आई ये तस्वीरें। बीते एक महीने के अंदर राहुल गांधी का अपने संसदीय क्षेत्र में ये दूसरा दौरा है। अब राहुल को देखकर ऐसा लगता है कि वो अपनी पिछली गलतियों को दोहराने के बजाय उनसे सबक लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। वो अपने संसदीय क्षेत्र का पूरा ध्यान रखना चाहते हैं, संसदीय क्षेत्र के लोगों की समस्या दूर करना चाहते हैं, उन आरोपों को धो डालना चाहते हैं जो आरोप उनके और उनकी मां के ऊपर संसदीय क्षेत्र की उपेक्षा के तौर पर लगते रहे, जिसके चलते पिछली बार उन पर अमेठी हार जाने जैसा दाग लगा। शायद यूपी में मिली जीत संजीवनी बन गई है, जिसने राहुल गांधी को नए आत्मविश्वास से भर दिया है। दूसरी बार रायबरेली पहुंचे राहुल गांधी ने अपने दौरे की शुरुआत रायबरेली के बछरावा में प्रसिद्ध चुरुआ हनुमान मंदिर में श्री हनुमान के दर्शन और पूजन के साथ की। ये वही मंदिर है जहां इंदिरा गांधी से लेकर राजीव गांधी और सोनिया गांधी तक पहले दर्शन करने आते रहे। राहुल ने बाकायदा मंदिर में आरती उतारी और वंदन किया, आशीर्वाद लिया और फिर निकल पड़े संसदीय क्षेत्र के लोगों की समस्या सुनने। राहुल ने रायबरेली के भोएमऊ गेस्ट हाउस में न सिर्फ लोगों की समस्याएं सुनी, विकास कार्यों की समीक्षा की, बल्कि सरहद पर सर्वोच्च बलिदान देने वाले शहीद अंशुमन सिंह के पिता से मिलकर उनका भी सम्मान किया। तो राहुल जी ने जो ये सांत्वना दी है कि पूरा देश आपके साथ खड़ा है, तो निश्चित रूप से मुझे बहुत बल मिला कि मेरा पूरा देश मेरे साथ खड़ा है। और जहाँ जैसे कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जी ने किया, तो राहुल जी ने भी यही कहा कि पूरा देश आपके साथ खड़ा है। राहुल का ये नया रूप रायबरेली को खूब भा रहा है। अब वो सिर्फ रायबरेली के सांसद ही नहीं है, बल्कि नेता प्रतिपक्ष भी है। ऐसे में रायबरेली भी उनके नए रूप को लेकर उम्मीदों से लबरेज है। पहले वंटा जी भी मिलती थी, राहुल जी भी मिल रहे हैं, है ना। हमेशा से ये रहा है कि ये लोग मतलब जो भी गांधी फैमिली है या सांसद लोग हमारे ये लोग थे, तो खुद जाके जनता के बीच में वर्कर से मिलते थे। राहुल जी अब आते रहेंगे, हर महीना हर दूसरे महीना आते रहेंगे। वादा किया है? जी जी बिल्कुल किया है। वादा किया हर महीने पे आते, हर महीने पे आते रहेंगे। राहुल गांधी का यह नया रूप सड़क से लेकर संसद तक सरकार को नए जोश और ऊर्जा के साथ घेर रहा है, सरकार से तीखे सवाल कर रहा है कि डरो मत, डराओ मत। तो दूसरी तरफ हाथरस से लेकर मणिपुर में पीड़ितों पर मरहम लगाने, उनका दुख बांटने के साथ साथ सरकार से ऐसी घटनाओं पर भी जवाब मांग रहा है। मणिपुर को जरूरत है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री यहाँ आए और जो यहाँ हो रहा है उसको समझने की कोशिश करें और जनता की जो आवाज है, जनता का जो दुख है, दर्द है, उसको सुने। जाहिर सी बात है, यूपी में मुरझा चुकी कांग्रेस की सियासी जमीन पर सफलता के जो पौधे उगे हैं, उन्होंने राहुल गांधी को उम्मीदों से भर दिया है।
और शायद इसीलिए उन्हीं उम्मीदों के सहारे अब राहुल गांधी यूपी में कांग्रेस के सियासी पौधे को एक बार फिर से वृक्ष बनाने का प्लान लेकर निकल पड़े हैं और उसकी शुरुआत वो रायबरेली से कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी न्यूज़। और अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के हाथरस के हादसे की। 2 जुलाई को हाथरस में बाबा साकार के समागम के दौरान मची भगदड़ में 123 लोगों की जान गई और आज 7वें दिन हादसे की रिपोर्ट सामने आ गई है। आपको बता दें 300 पन्नों की ये रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में क्या है विस्तार से आपको बताएंगे, देखिए। हाथरस हादसे का आज 7वां दिन है और ठीक 7वें दिन एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट यूपी शासन को सौंप दी। ये रिपोर्ट 125 से भी ज्यादा लोगों से पूछताछ के बाद तैयार की गई है। इधर रिपोर्ट आई, उधर एक्शन शुरू हो गया और देखते ही देखते 6 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया। सिकंदराव के सीओ सस्पेंड हो गए, सिकंदराव के एसडीएम निलंबित हो गए, सिकंदराव के तहसीलदार सस्पेंड हो गए, सिकंदराव के पुलिस इंस्पेक्टर भी सस्पेंड हो गए, सिकंदराव के चौकी इंचार्ज भी निलंबित कर दिए गए। कहा जा रहा है कि ये तो बस बानगी है, अभी कई लोगों पर एक्शन होना बाकी है। लेकिन हाथरस हादसे के लिए सबसे ज्यादा दोषी स्थानीय प्रशासन को ही माना गया है। एसआईटी की रिपोर्ट में साफ साफ कहा गया है कि भगदड़ के लिए सत्संग के आयोजक तो जिम्मेदार हैं ही, लेकिन स्थानीय प्रशासन की जवाबदेही भी कम नहीं थी। इसलिए 123 मौत के लिए जिम्मेदार वो भी है। हाथरस मामले में गठित की गई एसआईटी टीम ने अपनी रिपोर्ट यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को सौंप दी, जिसके बाद एक्शन भी शुरू हो गया। लेकिन एसआईटी रिपोर्ट में कहीं भी भोले बाबा का जिक्र नहीं हुआ, जबकि दूसरी तरफ न्यायिक आयोग भी अपनी जांच कर रहा है और इस दौरान उसने कई बयान ऐसे लिए जिसमें इस बात का जिक्र हुआ कि भीड़ भोले बाबा के चरणों की रज पाने के लिए दौड़ी थी। फिलहाल एसआईटी रिपोर्ट शासन को सौंप दी गई है, जिसके बाद एक्शन शुरू हो गया है और 6 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। दरअसल न्यायिक कमेटी की पूछताछ में ऐसे कई लोग सामने आए थे जिन्होंने हाथरस में भगदड़ के पहले और भगदड़ के बाद का आंखों देखा हाल बताया था और जी न्यूज ने भी ऐसे गवाहों का बयान सुनवाया था। इनमें से 3 चश्मदीदों ने जी न्यूज के कैमरे पर 123 लोगों के मौत की सबसे बड़ी गवाही दी थी। एक बार फिर आपको सुनवाते हैं कि 3 गवाहों ने क्या क्या कहा था। ये कराया घटना कैसे कैसी हुई, किस कमी से हुई, और ये भी बताया कि कोई अंधविश्वास उनका, उसके बारे में बताया कि उनका इतना अंधविश्वास है और उन्होंने इसीलिए उसको घेरा लगा के घटना को छुपाने की कोशिश की कि बाबा जी सब सही कर देंगे, जिंदा कर देंगे सब। जैसे लेडीज उनकी धूल ठानी पैरों की, तो उस कारण नीचे को कुछ पब्लिक ऊपर से गिरी, कुछ नीचे से गिरी, तो इस कारण। अच्छा। हाँ, बाबा ने कही थी मेरे चरणों की धूल हो, जिसकी भी कोई परेशानी हो वो हल हो जाएगी। अच्छा, वहीं मौजूद थे? सब वहीं पे थे। हमने भी देखा थी कि बाबा कौन से हैं, कहाँ हैं। हमारे पास यही जानकारी थी जिसका के कारण हादसा हुआ। जैसे कि बाबा ने जो बोला था। बाबा ने क्या बोला था? बाबा ने बोला था कि मेरे चरणों की धूल लेके जाना। ये आप लोगों ने सुना था? जी, हमने अपने कानों से सुना था, वहाँ पे खड़े हुए थे ना घटनास्थल पे। तो ये अनाउंसमेंट किया गया था मंच से? जी, अनाउंसमेंट हुआ था। जी न्यूज पर तीनों गवाहों के बयानों से साफ है कि बाबा साकार के उकसावे की वजह से ही भगदड़ मची और 123 लोगों की जान गई। लेकिन इस हादसे की जांच रिपोर्ट में सत्संग के आयोजकों के साथ साथ सिर्फ स्थानीय प्रशासन की जिम्मेदारी ही तय की गई है। बाबा का कहीं भी नाम नहीं आया, यहाँ तक कि रिपोर्ट में इन गवाहों के बयान का जिक्र तक नहीं है। ऐसे में एक बार फिर वही सवाल उठता है कि अगर बाबा साकार भी हादसे का जिम्मेदार है तो एसआईटी की रिपोर्ट में उसका नाम क्यों नहीं है और उस पर अब तक कोई एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुई। जम्मू कश्मीर के कठुआ में आतंकी हमले में सेना के 5 जवानों को अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान देना पड़ा। इस हमले में हमें ऐसे सबूत मिले हैं जिसमें पाकिस्तान के साथ साथ चीन के हाथ होने के सबूत भी नजर आ रहे हैं। वो सारे सबूत आपके सामने होंगे। तो दूसरी तरफ इस हमले में ऐसा खुलासा भी हुआ है जो टेरर के नए मॉड्यूल की तरफ इशारा कर रहा है। इस खुलासे ने खुफिया एजेंसियों को चौकन्ना कर दिया है।
ये कारतूस और ट्रकों पर गोलियों के निशान चीख कर कठुआ हमले में चीन और पाकिस्तान के हाथ होने की गवाही दे रहे हैं। ये निशान बता रहे हैं कि कैसे पाकिस्तान की दहशतगर्दी से भरी हरकतों में चीन की भी नापाक साजिशें नजर आ रही हैं। कठुआ के मचेड़ी इलाके में सेना के इन्हीं दोनों ट्रकों को आतंकियों ने गोली का निशाना बनाया, जिसपे 5 जवानों ने अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया। दावा किया जा रहा है जो गोलियां यहां चली हैं उन्हें भी चाइनीज हथियारों से ही दागा गया। हमले के बाद इन ट्रकों में जो बुलेट्स मिले हैं वो भी मेड इन चाइना ही। वो देखिए इस ट्रक को यहाँ पर निशाना बनाने की जो कोशिश है वो यहाँ पर की गई। 7 से लेकर 8 आतंकियों के 2 अलग अलग ग्रुप ने इस पूरे हमले को यहाँ पर अंजाम दिया है और पूरी तरह से जो मोडस ऑपरेंडी है वो एक बार फिर से बाटा दुनिया वाली 2023 वाली, जिसमें एक ट्रक में पहले एक ग्रेनेड दागा गया, उसके बाद जो हमला है वो यहाँ पर किया गया, जिसमें कि लगातार गोलियाँ जो हैं वो दागी गई। फ्रंट से पहले ड्राइवर को यहाँ पर निशाना बनाया गया और उसके बाद लगातार चारों तरफ से अंधाधुंध फायरिंग जो है वो यहाँ पर की गई। इसका साफ मतलब यही होता है कि पाकिस्तान के आतंकियों को चीन भी हथियारों की सप्लाई कर रहा है। चीन पाकिस्तान को आतंक फैलाने में मदद कर रहा है। इस हमले में चीन के हथियारों के अलावा अमेरिका की M4 असॉल्ट राइफल का भी इस्तेमाल किया गया। सवाल ये उठता है कि आखिर ये हथियार आतंकियों के पास कहां से पहुंचे। 2021 में अमेरिकी सेना अफगानिस्तान से वापस लौटी थी, लेकिन वहां हथियार छोड़ गई। बाद में यही हथियार पाकिस्तान में आतंकी संगठनों तक पहुंच गए। अब पाकिस्तान के आतंकी उन्हीं अमेरिकी हथियारों के साथ भारत में हमले कर रहे हैं। अब देखिए ये रूट देखिए, पूरी तरह से आपको दिखाने की कोशिश करेंगे यहाँ पर कि किस तरह से कोशिश जो है वो आतंकियों की यही थी कि इस ऐसे इलाके को यहाँ पर चुना जाए जहाँ से वो आसानी से निकल सके। और आप देखिए ये जो रूट है ये पूरा एक नदी का जो इलाका है, दरिया का इलाका, यहीं से होते हुए शायद आतंकी पहुंचे होंगे, क्योंकि ये घने जंगल का इलाका है। यहाँ पर जो आम जनता की मूवमेंट है वो भी इस इलाके से कम रहती है। मेन रोड को ना चुनकर कहीं ना कहीं ऐसे रूट को यहाँ पर चुना गया जहाँ पर जो फोर्सेस की मूवमेंट है वो यहाँ पर कम रहती है। हालांकि ट्रेडिशनल रूट जो है वो आतंकियों का बताया जाता है। सूत्रों के मुताबिक कठुआ में 7 से 8 आतंकियों के 2 गुटों ने हमला किया, यानी कठुआ में आतंकियों के 2 ग्रुप एक्टिव हैं। लेकिन परेशान करने वाली बात यह है कि कठुआ में दशकों बाद हमला हुआ है। 90 के दशक में आतंकियों के लिए कठुआ में हमला करना बेहद आसान था, वो सब अब दफन हो चुके थे। लेकिन सूत्रों के मुताबिक अब चिंता वाली खबर यह है कि पुराने आतंकी एक्टिव हो गए हैं। इस इलाके की बात करें तो मछेड़ी इलाका बताया जाता है कि कठुआ से इन्फिल्ट्रेट करते हुए आतंकी इसी रूट का इस्तेमाल कर 90 के दशक में डूडू, बसंतगढ़, उधमपुर पहुंचते थे और उसके बाद कश्मीर घाटी तक का पूरा जो सफर है वो तय करते थे। हालांकि इस इलाके में आतंकी वारदात, आतंकी हमले जो हैं वो कम होते थे, पर ट्रेडिशनल रूट का इस्तेमाल करना और कहीं ना कहीं सिक्योरिटी फोर्सेज को यहाँ पर निशाना बनाना साफ तौर पर एक बदली हुई रणनीति का यहाँ पर पूरी तरह से कोशिश आतंकियों ने की है। बताते हैं ये 90 में काफी ज्यादा मिलिटेंसी तभी भी नहीं हुआ, जहाँ हमारे गांव में कभी पहले कभी नहीं हुआ। अच्छा हाँ। पर 90 मिलिटेंसी यहाँ से बताते हैं रूट यहीं से आतंकी जाते थे। हाँ जाते थे, इधर ऊपर से नीचे, कभी गांव में भी जाते थे। इस बार हमने देखा नहीं। हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन कश्मीर टाइगर्स ने ली है। जाहिर है कोई हिंदुस्तानी तो ऐसे घिनौनेपन में शामिल होगा ही नहीं। ऐसे में सरहद पार से कोशिश कितनी भी कर ली जाए उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हालांकि सेना के सूत्रों के मुताबिक कुछ स्थानीय गाइड आतंकियों के मददगार हो सकते हैं। अब उनकी भी तलाशी की जा रही है, लेकिन इतना तो तय है कि पीठ पर मारा है, अब सीने पर गोलियां दागी जाएंगी। पाकिस्तान हो या फिर ड्रैगन, अब कोई भी साजिश अंजाम तक पहुंचने से पहले दम तोड़ देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।